बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ईमान की तरफ से है मेरे पास। ईमान सवाल पूछिए बेटा। मैम क्वेश्चन ये था कि हमें थाई में अगर हम क्रीप बैंडेज करें तो हमारे लेग और फुट में क्यों स्वेलिंग होती है, ऊपर क्यों नहीं होती, एब्डोमेन में, हिप में। ठीक है, इसके लिए पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो, बेसिकली अगर आपको याद हो, मैंने क्रेप बैंडेज की जो एग्जांपल दी थी वो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्शन में दी थी या वेनस ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्शन में दी थी। किसमें दी थी ईमान? मैम कौन सी एग्जांपल? मतलब ये जो एग्जांपल दी थी क्रेप बैंडेज बांधने वाली, वो मैंने कहाँ पे दी थी आपको? कौन से लिम्फेटिक ड्रेनेज की उसमें दी थी या वेनस ड्रेनेज नॉर्मेलिटी में दी थी? मैम ये आपने वेनिस में दी थी। इसमें वेनिस ड्रेनेज में दी थी। वेनस ड्रेनेज में दी थी ना। अब देखो, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि याद रखने वाली बात कि आपका ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये लेग है, ये लेग है, ठीक है। अब यहाँ से जो ब्लड है ये ऊपर की तरफ जाएगा ऑब्वियसली। हम जब आर्टीरियल सप्लाई आ रही होती है ना, तो ये याद रखिएगा आर्टीरियल सप्लाई का फ्लो इस तरफ होता है, ठीक है। जब वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो वेनस ड्रेनेज यूं जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, अगर उसकी भी हम बात करते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इस तरह से जाता है। अब ये याद रखिएगा, हमेशा बुक में आपको यही 3 कलर्स मिलेंगे, इसलिए मैंने यही 3 कलर्स बनाए हैं। आर्टीरियल सप्लाई हमेशा रेड कलर से मेंशन की जाती है, वीनस ड्रेनेज हमेशा ब्लू कलर से मेंशन की जाती है बिकॉज ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आपकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसको हमेशा ग्रीन कलर से मैनेज किया जाता है या मेंशन किया जाता है, ठीक है जी। तो अगर तो मैंने कहीं कहीं लेबलिंग नहीं भी हुई है तो ये आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि ग्रीन कलर जो है वो हमेशा लिम्फेटिक्स के लिए आता है और ब्लू कलर जो है वो वेनस ड्रेनेज के लिए आता है। अभी हम दोनों की ड्रेनेज की बात करें। सिर्फ फॉर एग्जांपल ये जगह है जहां पे आपने कस के क्रेप बैंडेज बांधी है, ठीक है जी। अब क्या हुआ, उसकी वजह से आपकी जो पेरिफेरल जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सी दबनी शुरू हो गई। इनके दबने के नतीजे में से फॉर एग्जांपल स्वेलिंग किधर आनी चाहिए? ब्लड यूं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बैंडेज बंधी हुई है, वेसल दब रही है, ठीक है। तो वेसल इससे आगे नहीं जा सक रही है, मतलब वेसल इससे आगे अपना जो फ्लूइड है वो नहीं मूव करवा सक रही है। तो स्वेलिंग किधर आएगी? बैक प्रेशर से। ईमान बताओ। मैम लेग में आएगी। अब समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी मैम। ठीक है जी। किसी और के पास कोई सवाल है? कुछ वक्त यस मैम। हाँ पूछिए बेटा। मैम आपने जो लास्ट लेक्चर अभी अपलोड किया है मैम, उसमें आपने एक चीज़ मेंशन की है कि मैम आप बस ये बता दें कि ब्लड इन सर्कुलेशन में जो हम बता रहे होते हैं मैम, उसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब? दोबारा बोले। मैम मतलब ये कि आपकी आवाज शायद बीच में कट रही है। यस मैम, सॉरी वो आप नेट एक काम करो, चैट पे टाइप जी कर दो। मैम, ब्लड इन सर्कुलेशन। चैट पे टाइप करो। जी मैम। हाँ जी, कोई और? आप लोग काइंडली अपने क्वेश्चन से एक दफा चैट पे तो टाइप कर दें, ताकि ये ना हो कि अगर आवाज नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम हो। चैट पे टाइप कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको बोलने का भी मौका दूंगी। ये नहीं है कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रही, लेकिन चैट पे टाइप हुआ होगा तो एटलीस्ट ये होगा कि चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। एनीवन हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, एनीवन एल्स जो कि मतलब जरा नेट थोड़ा सही सी स्पीड से चल रहा हो तो आप काइंडली मुझसे सवाल पूछ भी सकते हैं माइक ऑन करके। मैम मुझे एक और क्वेश्चन था आपसे। हाँ पूछिए। मैम लीवर सिरोसिस में फुल बॉडी एडीमा होता है, तो क्या ये एनएसआर का है? एनएसआर, बिल्कुल।
एनासार्का का मतलब ही यही है कि होल बॉडी हेड टू टो आपको एडिमा मिलेगा, कहीं पे भी ये नहीं होगा कि जी इस जगह कम है उस जगह कम है, तो एनासार्का कहलाता है वो। जब अगर होल बॉडी एडिमा है, चाहे वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो, अब जैसे आप लिवर सिरोसिस में कह रहे हो तो अगर है, वैसे यूजुअली लिवर सिरोसिस में एनासार्का बहुत डिलेड फीचर होता है। यूजुअली जो लिवर सिरोसिस के अंदर जो एडिमा होता है वो बेसिकली एसाइटिस होता है, ठीक है, ज्यादातर केसेस में एसाइटिस होता है, लेकिन अगर होल बॉडी एडिमा भी आ रहा है तो उसको फिर आप एनासार्का ही बोलेंगे, ठीक है। ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन एल्स? हाँ जी, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो में स्टेसिस में एओर्टिक एन्यूरिज्म एंड रूमेटॉइड मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, देखो भाई, एओर्टिक एन्यूरिज्म क्या होता है, इसके लिए एक काम करते हैं, स्क्रीन पे मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ठहर जाओ जरा, 1 मिनट होल्ड ऑन करना। बल्कि मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ नेटवर्क की, तो उस पर आपके सामने डायरेक्टली मैं सर्च करती हूँ। मैं आपको सिर्फ पिक्चर दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। ये पिक्चर देख रहे हैं आप, देखें, ये नॉर्मल हेल्दी एब्डोमिनल एओर्टा इस तरह का होता है। ये पिक्चर दिखाई दे रही है सिद्रा, या इसको मैं बड़ा करूं, इनलार्ज करने की जरूरत है? दिख रही है, दिख रही है ना, ऑलराइट। तो ये देखें, ये एब्डोमिनल एओर्टा, ये नॉर्मली ये इस तरह का होता है। अब एन्यूरिज्म के अंदर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स पड़ जाती हैं इन दी इनर वॉल। आपको मालूम है कि ब्लड वेसल्स की जो हैं वो 3 वॉल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक कहलाती है क्या कहलाती है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ब्रेक या जो कट आ रहा है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट आ रहा है, वो बेसिकली ट्यूनिका इंटिमा में आ रहा है, ठीक है जी। उसकी वजह से क्या होता है कि जब ट्यूनिका इंटिमा से मुराद क्या है आपकी, म्यूकोजा, अगर म्यूकोजा में स्लिट आ जाता है तो क्या होता है, मसल्स के दरमियान में और जो म्यूकोजा के दरमियान में जो स्पेस है वहां पे ब्लड भर जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्लिट की वजह से, ठीक है। अब उसके नतीजे में एओर्टा की जो है ना ये शक्ल हो जाती है। अब जब यहाँ पे ब्लड फ्लो रुकेगा, ठीक है, यहाँ पे आके जब ब्लड फ्लो मतलब ब्लड इधर आ जाएगा तो यहाँ पे ब्लड फ्लो रुकेगा, जब यहाँ रुकेगा तो यहाँ स्टेसिस होगी, जब यहाँ पे स्टेसिस होगी तो यहाँ पे क्या होगा, कोगुलेशन का मैकेनिज्म होगा। समझ में आई बात सिद्रा? यस मैम, यस मैम। ठीक है जी। अच्छा, जो माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस है उसके हवाले से जो है कहानी वो कुछ इस तरह से है कि आपके फॉर एग्जांपल आपका जो माइट्रल वाल्व होता है उसकी जो एन्युलर रिंग होती है, ठहरो इसको मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, ये आपका माइट्रल वाल्व की जो रिंग है ना, जो जिसके ऊपर माइट्रल वाल्व लगा हुआ होता है, दिस इज बेसिकली पोर्शन जो कि टेंडिनस रिंग होती है। जो पूरा जो सुराख है एवी वाल्व, एवी जो एट्रोवेंट्रिकुलर जो पैसेज है उसके ऊपर ये पूरे पे ये रिंग लगी हुई होती है, इसको एन्युलर रिंग कहते हैं, ठीक है जी। अब इसके साथ आपके ये वाल्व के फ्लिप्स लगे हुए होते हैं, ये एक पोर्शन हो गया, ये दूसरा पोर्शन हो गया माइट्रल, सॉरी गलत हो गया, गलत बनाया मैंने, ये दो ही तो स्लिट्स दो स्लिट्स होती हैं, तो एक ये पोर्शन हो गया, दूसरा ये वाला पोर्शन हो गया, तो ये माइट्रल वाल्व की 2 स्लिट्स हो गई। अब ये जब ओपन होती हैं, ठीक है, तो आपके बीच में से ब्लड जो है वो पास होता है। अब क्या है कि यहाँ पे जो ये हम बात कर रहे थे कि रूमेटॉइड माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस, अच्छा इसके अंदर होता ये है कि यहाँ पे जो है डिपॉजिट्स बन जाते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बाद इन्फ्लेमेटरी डिपॉजिट्स बन जाते हैं इस जगह, ठीक है, या तो एन्युलर रिंग के अंदर बन जाते हैं या वाल्व का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बन जाते हैं। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो एक जो मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्टाइल कैपेसिटी होती है जो वाल्व की,
वो खराब हो जाती है, जिसके नतीजे में स्टीनोसिस हो जाती है। स्टीनोसिस का मतलब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हार्डनेस ऑफ द वाल्व, जिसकी वजह से वाल्व जो है उसका ओपन और क्लोज होना जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्लियर है ये बात सिद्रा? यस मैम। खुशबख्त का सवाल आया है जी ये शॉक से रिलेटेड है इनका सवाल। ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज होता है शॉक के अंदर, वेनस रिटर्न भी डिक्रीज होता है। एक्सप्लेन कर दें डिफरेंस बिटवीन द टू। खुशबख्त देखो, यहाँ पे एक बात याद रखना आप कि ब्लड सर्कुलेशन से मुराद हमारी होल सर्कुलेशन होती है, यानी उसमें पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन भी, आर्टीरियल एंड वेनस सर्कुलेशन भी, पूरी की बात कर रहे हैं। क्लियर है ये बात खुशबख्त? यस मैम। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन से मुराद क्या है? होल ऑफ द सर्कुलेशन, यानी आपकी आर्टीरियल सर्कुलेशन भी स्लो हो रही है, वेनस सर्कुलेशन भी स्लो हो रही है। आर्टीरियल सर्कुलेशन स्लो क्यों होगी? क्योंकि हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर रहा होगा। जब हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं करेगा तो स्लो ब्लड आएगा। जब स्लो ब्लड आएगा तो पीछे जो ब्लड जो हार्ट में जा रहा है, इसको हम इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखो मैं स्कीमेटिक डायग्राम बना रही हूँ इसलिए कि आजकल मेरी डायग्राम की जो कैपेसिटी है वो बड़ी खराब हुई है। तो दिस इज हार्ट, ठीक है जी, ये इसका आर्टीरियल पार्ट हो गया, ठीक है, और ये इसका से फॉर एग्जांपल वेनस पार्ट हो गया। हार्ट स्लो पंप कर रहा है, आर्टरीज में ब्लड स्लो जा रहा है। जब आर्टरीज में ब्लड स्लो जाएगा तो वेनस एंड के ऊपर भी ब्लड स्लो जाएगा। हार्ट क्योंकि कम पंप कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ से जो वेनस रिटर्न है वो कम हो जाएगा। दिस इज द वेनस रिटर्न। जब वेनस रिटर्न कम होगा तो बैक फ्लो पे वेनस पूलिंग हो जाएगी। जब वेनस पूलिंग होगी तो और ब्लड सर्कुलेशन से बाहर आके टिश्यूज में बैठ जाएगा, स्वेलिंग कराएगा, ठीक है। और उसके नतीजे में फर्दर जो आपकी जो वेनस रिटर्न कम होने की सूरत में जो हार्ट को जो ब्लड जो मौजूद है वो पंप कम होगा, तो फिर दोबारा से जनरल सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो ये एक विशेष सर्किल है जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, लेकिन वेनस रिटर्न इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। खुशबा, यही सवाल था आपका? यस मैम। समझ आ गया? जी मैम। अच्छा, जी कोई मैम। और मेरे पास अभी तक चैट बॉक्स में और कोई सवाल नहीं आया है क्या? और किसी को मैम कोई सवाल नहीं सेकेंडरी पूछना? मैम एक और चीज हाँ मैम पूछो। एक और चीज थी मैम, आपने जो शॉक से रिलेटेड प्रेजेंटेशन शेयर की है मैम, उसके फर्स्ट स्लाइड में आपने क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव में, आई थिंक मैम मुझे ओपन करना पड़ेगा। आप निकाल लो, जब तक वेट कर रही हूँ। किसी और को कुछ पूछना है? इस बात से साफ जाहिर होता है कि जो मैंने आप लोगों को कल टास्क दिया था कि आपने वीडियोस देख लेनी है ताकि आप लोगों के पास अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकें, आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी, ऐसा ही है? ईमान एजाज का सवाल है कि सेप्टिक शॉक और सेप्सिस में फर्क क्या है? देखो, सेप्सिस का मतलब है पस इन द ब्लड। ईमान, सेप्सिस का मतलब क्या है? पस इन द ब्लड, ठीक है जी। अब जब उसके नतीजे में जब शॉक की कंडीशन डेवलप होगी तो वो सेप्टिक शॉक कहलाएगा। ईमान? जी मैम मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो आपको ये बात समझ में आई कि सेप्सिस का मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर पस का आ जाना, यानी इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि वो टिश्यू से निकल के ब्लड के अंदर आ गई है। अब ब्लड में आने के नतीजे में क्या होगा कि वो जो पस है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और जहां जहां भी पस सेल्स जाके सेटल होंगे वहां वहां इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि पस कंटेन्स इन्फेक्शियस एजेंट्स एज वेल, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके नतीजे में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शॉक की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है जी। यानी बहुत तेज किस्म का बुखार चढ़ता है, सर्कुलेशन खराब होनी शुरू हो जाती है, पेशेंट को ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, पैलर हो रहा होता है। अब ये जो तमाम चीजें हो रही हैं उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहे हैं। चूंकि शॉक सेप्सिस की वजह से हो रहा है, देयरफॉर दैट काइंड ऑफ शॉक इज नोन एज सेप्टिक शॉक। यही सवाल था आपका? जी मैम। समझ आ गई बात? ओके जी, आ गई।
बाकी सबको समझ में आ गई? हैंड रेज कीजिए प्लीज। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। सिद्रा अहमद का सवाल है, पेलर बता दें। बताया है आपने क्लिनिकल फीचर में, वो क्या है? पेलर बेसिकली जो स्किन की जो पेलनेस या जो डिस्कलरेशन होता है ना उसको, यानी आप अगर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, उसकी स्किन में एक हल्की सी आप समझ लो एक गुलाबीपन होता है उसकी स्किन के अंदर, ठीक है जी। अब वो जो गुलाबीपन या जो पिंकिशनेस होती है या पेलनेस होगी भी, तो वो मतलब बिल्कुल जैसे ऐशी पेल नहीं होगा, आपको एबनॉर्मल नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। इट्स लाइक अ नॉर्मल हेल्दी स्किन। अब वो जो हेल्दी स्किन की जगह पे अगर पीलाहट जो है वो बहुत खतरनाक हद तक एबनॉर्मल लग रही है, वो पीलाहट बेसिकली एनीमिया की पीलाहट भी नहीं कहलाएगी, ना ही वो जॉन्डिस की पीलाहट कहलाएगी। बेसिकली दैट पैलर इज लाइक लाइफलेसनेस ऑफ द स्किन, ठीक है जी। दैट काइंड ऑफ पैलर इज सीन इन शॉक। सिद्रा, बात समझ आ गई? यस मैम। ठीक है। सो मतलब एक तरह से आप समझ लो हम उस पैलर को कलर से मुशाबियत नहीं दे रहे, लेकिन जो स्किन है ना उसके अंदर एक लाइफलेसनेस नजर आ रही होती है, यानी लाइफ नहीं है, हेल्दीनेस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बस अब बंदा जाने वाला है, ऐसी जो अपीयरेंस आती है, एक जो बीमार इंतहा दर्जे की जो बीमार अपीयरेंस आती है स्किन की, उसको कहते हैं। लेकिन बेसिकली पेलनेस या मतलब स्किन का कलर हो जाना, आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं पैलर। क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ऑल राइट, कोई और सवाल? मरियम फातिमा, किस तरह का कलर डेवलप होगा? मैंने कहा ना, मतलब एक सफेदी, मतलब एक ऑफ वाइट पेलनेस, अनहेल्दी पेलनेस, ठीक है। मतलब इवन एनीमिया की जो पेलनेस होती है ना वो भी अनहेल्दी नहीं मतलब ठीक है हेल्दी नहीं होती, लेकिन मतलब एक ऐसा नहीं लग रहा होता है जैसे मौत से पहले की पिलाहट, ठीक है, वो नहीं होती। अगर आपने कभी किसी की डेड बॉडी देखी हो तो वो जो चेहरे के ऊपर जो एक ग्रेइश येलो कलर सा आ जाता है इंतकाल के बाद, बेसिकली हम उसको पैलर कह रहे होते हैं। समझ आ गया मरियम? जी समझ गई, ओके, ऑलराइट। कोई और सवाल? खुशबख्त, आपका क्वेश्चन निकला? जी मैम। मैम शॉक की प्रेजेंटेशन में स्लाइड नंबर 7 में स्टेजेस ऑफ शॉक में आपने इनिशियल प्रोग्रेसिव में मेंशन किया है कि पेरिफेरल वेसोडाइलेशन। मैम जबकि 8 स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में आपने मेंशन किया है कि उसमें पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रही है अफेक्ट्स में। मैम ये दोनों कंफ्यूज कर रहे थे आपसे। ठहरो, लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन माय सेल्फ एज वेल। आप फिर उसके बाद मुझे स्लाइड नंबर बताना, ठीक है? एक मिनट ठहरो, लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन। शॉक की प्रेजेंटेशन कह रही है ना खुशबू? जी मैम। एक मिनट, हाँ, स्लाइड नंबर कौन सी है मैम? 7 and 8। एक मिनट है। प्रोग्रेसिव में या कहाँ पे बोल रही हैं? आर्टीरियल वेसोडाइलेशन प्रोग्रेसिव में। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में कहाँ? बेटा ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। पुष्पा ठहरो, लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन विद यू, मैं आपको बताती हूँ। प्रेजेंटेशन शेयर हो गई? दिखाई दे रहा है बेटा? यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। तो देखो हम जो
आप इनिशियल शॉक की बात करिए या प्रोग्रेसिव शॉक की बात करिए कोई वक्त? उस वक्त मैम शी इज नॉट इन द मीटिंग, मे बी उनका नेट हाँ, नहीं, डिस्कनेक्ट हो नेट का गया। डिस्कनेक्ट हो गया। यस मैम, वो ये नेट क्या- कनेक्शन। हाँ ठीक है, तो हम इसको देखें। यहाँ पे एक जो गड़बड़ हुई हुई है वो ये हुई हुई है कि नॉन प्रोग्रेसिव में मुझे यहाँ पे अपना डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है, जो आई गेस वो उसी की बात कर रही है। यहाँ पे जो टाइपिंग एरर है ये वेजो कंस्ट्रिक्शन ही था ये, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन है, ये गलती से पेरिफेरल वेजो डायलेशन लिख दिया है मैंने, ठीक है। पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है जिसके नतीजे में पेल स्किन हो जाती है। क्लियर? ये मेरी मिस्टेक है। अगर तो यही सवाल था तो यही है, क्योंकि देखिए अगली वाली जो है इसके अंदर पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन फुल क्लेमी स्किन लिखा हुआ है, ठीक है जी। और यही चीज यहाँ पे पेरिफेरल वेजो डायलेशन लिखी हुई है, ये टाइपिंग का मिस्टेक है। अगर कोई और सवाल नहीं है तो ये बेसिकली यही था। अच्छा, इसके बाद फिर एक और सवाल क्या पूछा हुआ है, रिवील्ड हेमरेज क्या होता है, एक्सप्लेन कर दें। आपने बताया किडनी फेलियर में आइज पफीनेस लोअर आईलिड में होती है, ऐसा क्यों, अपर में क्यों नहीं होगी? देखो बेटा, जो ये वाला जो सवाल है ना सिद्रा, ये इसका कोई जवाब बेसिकली नहीं है कि आइज के नीचे वाले मतलब नीचे क्यों थैली बनती है, ऊपर क्यों नहीं बनती। बेसिकली अभी तक जो हम डॉक्टर्स हैं वो इस बात तक नहीं पहुंचे हैं कि जी फलानी चीज क्यों हो रही है। अभी तक हम सिर्फ ये पहुंचे हैं कि जी फलानी बीमारी में जो ये चीज है तो ये फलानी बीमारी से रिलेटेड है। और अगर दूसरी जगह पे फॉर एग्जांपल आइज के ऊपर जो पफीनेस आती है वो यूजुअली जो है वो उन पेशेंट्स में आती है जो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं और जिसके नतीजे में उनका लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो आइस के ऊपर पफीनेस जो है वो लिवर डैमेज में आती है। अब हमें अभी तक सिर्फ इतना पता है कि लिवर डैमेज में आइस के ऊपर पफीनेस आती है, और जब हमारा किडनी डैमेज होता है तो आइस के नीचे पफीनेस आती है। पीछे पैथोफिजियोलॉजी क्या है मुझे अभी तक तो नहीं मिला। आई एम सॉरी, मैं आपको इसका आंसर तो नहीं दे सकती, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो आपका दूसरा सवाल है रिवील्ड हेमरेज, ये तो नाम से जाहिर हो रहा है। रिवील्ड हेमरेज का मतलब है ओपन हेमरेज, कंसील्ड हेमरेज का मतलब है क्लोज हेमरेज। क्लोज हेमरेज ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि आपको उसकी इंटेंसिटी का पता नहीं चल रहा होता, जबकि उसके मुकाबले में जो रिवील्ड हेमरेज होता है एटलीस्ट आपको पता है इतनी ब्लीडिंग हो चुकी है, तो आपने कितना उसको रिप्लेस करना है वो आपको मालूम हो रहा होता है, ठीक है। रिवील्ड हेमरेज आपको मालूम है, सामने दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, आपको ब्लड का भी इंतजाम करना होगा। कंसील्ड हेमरेज में होता क्या है, आपको पता ही नहीं होता कि हेमरेज हुआ भी है या नहीं। मैं आपको इसके लिए एक वाकया शेयर करती हूँ। मैं जिस जमाने में हाउस जॉब करी थी उस जमाने में जब मैं इमरजेंसी में काम करती थी तो एक दफा क्या हुआ कि एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आया, ठीक है। अच्छा, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस ऐसा था कि दो लोग थे, एक बंदे मतलब 4K की जो बस होती है आपने देखी है, वो कितनी बड़ी सारी बस होती है, जो हमारे कराची में जो बड़ी बड़ी टूटी टूटी बसें चलती है ना उनकी बात हो रही है, उसके अंदर लोग भी बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं। अच्छा, अब वो जो बेसिकली जो वो बस थी वो फुल भरी हुई एमए जिना रोड पर वो काबू से बाहर होके वो फुटपाथ पे चढ़ गई। अब जब वो फुटपाथ पे चढ़ गई तो दो लोग वहां पे, बाकी लोग तो शायद पीछे हट गए, जो बिल्कुल फ्रंट हिट पे थे। एक बच्चा था जिसको टक्कर मारी बस ने, पहले बस से मतलब वो बस के नीचे गिर गया सड़क पे, और उसके बाद बस के 2 टायर्स जो थे वो उसके ऊपर से गुजर गए, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद जो है पहली चीज ये हुई, उसके बाद जो दूसरा वाला बंदा था उसको बस हिट करके निकल गई। अच्छा, जो हमारे पास इमरजेंसी में जब दोनों पेशेंट्स लाए गए तो ये जिसके ऊपर से टायर गुजरा था वो तो खामोश पड़ा हुआ था, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहा था, लेकिन जो दूसरा वाला था जिसको सिर्फ हिट हुई थी बस, वो जोर जोर से शोर मचा रहा था। तो बीइंग न्यू प्रोफेशनल्स इतना आइडिया नहीं था हमें, हम उसी के साथ लगे हुए थे जो शोर मचा रहा था। उतनी देर में हमारे जो इमरजेंसी के इंचार्ज थे डॉक्टर, वो वापस वहां से आए तो उन्होंने पूछा क्या केस है। जब उनको केस बताया गया तो उन्होंने जो पहली नजर डाली वो उस पर डाली जो खामोश पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि 2 काम करो, सबसे पहले इसको जो है आईवी लाइन मेंटेन करो और दूसरा इसको कैथेटर पास करो।
अच्छा, उस वक्त तक हमें कोई आइडिया नहीं था कि मतलब सीन हुआ क्या है, ठीक है जी। जब उस बंदे को कैथेटर पास किया गया तो पता ये चला कि उसका पेट पूरा क्योंकि 2 टायर्स चढ़े थे उसके ऊपर से, तो पेट के अंदर जो है वो जो पूरा पेट फूला हुआ था उसमें वो खुला खून भरा हुआ था, उसका यूरिनरी ब्लैडर फट गया था। और जब उसको कैथेटर पास किया तो कैथेटर में फुल ब्लड भरा हुआ, पूरा जो फुल ब्लड कैथेटर से निकलना शुरू हुआ यूरिन की जगह, और वो 1 सेकंड के अंदर 5000 लीटर का जो थैला था वो यूरिन प्लस ब्लड के साथ मिलके वो तकरीबन समझ लें 15 मिनट के अंदर वो बैग भर गया था, फुल बैग भर गया था। अब आप मुझे बताओ, वो बंदा, जाहिर सी बात है आप अंदाजा लगा सकते हो, जब इतना ब्लड ब्लीडिंग हो चुकी थी, पूरा एब्डोमेन फट गया और उसके अंदर वो भर गया था, लेकिन एक ड्रॉप ब्लड का बाहर नहीं आया था। वी डिडंट न्यू कि वो बेसिकली ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई है। उस लड़के की पूरी अंदर कंसील ब्लीडिंग हुई थी, जिसके नतीजे में हमें उसको ट्रीटमेंट देने में इतना टाइम लग गया कि वो दुनिया से चला गया, ठीक है जी। तो ये जो कंडीशन है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि कंसील ब्लीडिंग ज्यादा खतरनाक होती है। रिवील ब्लीडिंग का मतलब है गन शॉट लगा, चाकू लगा, खून बाहर गिर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज योर रिवील ब्लीडिंग। सिद्रा, बात समझ में आ गई? आई नहीं आई? यस मैम, आ गई। आ गई, ठीक है। ईमान एजाज का सवाल है कि हेमरेजिक गैस्ट्रोएंटराइटिस एक्सप्लेन कर दें। देखो भाई, गैस्ट्रोएंटराइटिस का मतलब क्या है कि इंटेस्टाइन और जो स्टमक है उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है। हेमरेजिक का क्या मतलब हो गया कि उससे ब्लीडिंग भी हो रही है। तो हेमरेजिक गैस्ट्रोएंटराइटिस का मतलब क्या है कि आपका जो इन्फ्लेमेशन ऑफ जीआईटी एंड इंटेस्टाइन विच इज विद ब्लीडिंग, सही है जी। तो इसमें कंसील ब्लीडिंग होती है ये भी, और चूंकि बहुत लंबे अरसे तक हो रही होती है, इस वजह से पेशेंट को नुकसान होने के चांसेस जो हैं वो मतलब डिफरेंट होते हैं। यानी देखो, यहाँ पे याद रखिएगा, हेमरेज के अंदर एक हमेशा ये बात याद रखिएगा कि हेमरेज के अंदर क्या होता है कि आपका जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है कि ब्लीडिंग एक वक्त में कितनी हुई है। अगर एक वक्त में 2 लीटर ब्लड निकल गया है तो जान जाने के खतरे ज्यादा हैं। लेकिन अगर उसके मुकाबले में अगर आप बात करते हैं कि स्लो एंड ग्रेजुअल ब्लीडिंग हो रही है, तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उस ब्लीडिंग को और उस लॉस ऑफ आरबीसीज या हीमोग्लोबिन को वो अडेप्ट करती जाती है। अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ जाता, तब तक जो है वो इसी तरह से चलता रहता है, ठीक है जी। तो हेमरेजिक गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जीआईटी का विद ब्लीडिंग, एंड दैट ब्लीडिंग इज कंसील्ड टाइप ऑफ ब्लीडिंग। क्लियर है ये बात ईमान एजाज? हेलो, ठीक है। खुशबख्त, आप आ गई हैं? अच्छा, ये जो है आपका जो सवाल था बेटा, रिपीट करो, मैंने प्रेजेंटेशन खोली हुई है। हेलो मैम, एक जगह वेसोडाइलेशन मेंशन है और एक जगह वेसोकंस्ट्रिक्शन, बस यही मसला था। में ना, नॉन प्रोग्रेसिव में ना? जी मैम। हाँ, वो मैंने ये बताया, सबको बता दिया, आपको भी बता रही हूँ कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ये सही है, और यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। स्लाइड नंबर 7 में ये जो वेसोडाइलेशन लिखा हुआ है, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, इसको पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों? इसलिए कि जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है कि आपकी जो पेरिफेरी होती है वहां की ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ताकि पूरी फोकस किया ये जाता है कि आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक ब्लड पहुंच सके। स्किन को अगर नहीं भी मिलेगा तो ऐसा उसमें इतना नुकसान नहीं होगा स्किन को, जितना कि वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड ना पहुंचने पे नुकसान होगा। तो ये आई एम सॉरी, टाइपिंग के टाइम पे जो है वो मुझसे गलती हो गई और ये मैंने वेसोडाइलेशन टाइप कर दिया, ये वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। क्लियर? यस मैम। ऑलराइट, मरियम फातिमा का सवाल है कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक में सिर्फ फैट डिपॉजिट से ब्लड वेसल ब्लॉक होंगी या कोई और भी रीजन होता है? देखो मरियम, बेसिकली होता ये है कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक फॉर्मेशन स्टार्ट कोलेस्ट्रॉल करता है, ठीक है।
इसके बाद फिर ये होता है कि वो जो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है बेसिकली, मैं आपको ये थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देती हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक मिनट ठहरिएगा। देखिए जी, ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल है, और यहाँ पे ये देखें, ये इसके जो है एंडोथेलियल सेल्स हैं। अच्छा, अब ये जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, मैं इसको इस तरह बना रही हूँ, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल की जो कैपेबिलिटी है वो क्या है कि वो इंटरनलाइजेशन उसकी फौरन हो जाती है। अब अगर से फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ब्लड वेसल के सेल्स के ऊपर आके बैठेगा तो इसकी इंटरनलाइजेशन हो जाएगी। अब चूंकि सेल बहुत छोटा है तो क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल इससे ट्रेवर्स करता है और एपिथेलियल सेल और एंडोथेलियम जो इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके दरमियान में यहाँ पे सेटल कर जाता है। ये सेल जो है, नहीं ठहरें एक मिनट, ये जो मैंने जो पिक्चर देखी थी वो कुछ इस तरह की थी कि ये बैठा, ये एंडोथेलियल सेल ऊपर उठ गया और इसके दरमियान में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आके सेटल डाउन हो गया। अच्छा, जब एक मर्तबा जगह बन जाती है तो मजीद कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे एक अच्छा खासा डिपोजिशन बना देते हैं। जब ये डिपोजिशन बन जाता है तो इसके नतीजे में, क्योंकि एंडोथेलियल सेल जो है वो अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन को उसने छोड़ दिया है, तो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसके नतीजे में फिर यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो उसके बाद फिर जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होता है, तो जब ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होता है तो प्लेटलेट्स भी आके इसके साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। जब प्लेटलेट्स आके अटैच होना शुरू होते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट हो जाएगा। जब कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होगा तो उसके नतीजे में फिब्रिन थ्रेड्स बन जाएंगे। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन क्या सिचुएशन बनेगी। तो दिस इज बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस प्लस योर कोगुलेशन कैस्केड को कंबाइन टू फॉर्म दिस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। मरियम, फातिमा, यानी कि मैम बात? ये एंडोथेलियल लेयर जो है हमारी, उसकी डिसलॉजिंग भी पहले होगी, उसके बाद जाकर ये पूरी डिपोजिशन होती है। बिल्कुल। आपका जो असल जो काम है, जो इनिशिएशन जो इस प्रोसेस की हो रही है वो कब होती है? जब एंडोथेलियल सेल जो है उसके और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस बन जाता है और उस स्पेस में जो है वो कोलेस्ट्रॉल सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। वहां से स्टेप शुरू होता है और वो फिर कंटिन्यू करता है इन तक। ठीक है, ठीक है मैम जी। ऑलराइट जी, कोई और सवाल है भाई? नहीं, अच्छा, यहाँ पे और भी कुछ चल रहा है, फैट या कोई और रीजन भी होगी या यही रीजन है? अब ये आपका आंसर हो गया ना, क्वेश्चन आंसर हो गया ना बेटा? जी मैम, हो गया। अच्छा, कोई और है जिसका कोई सवाल है? अच्छा, यहाँ तक अगर हो गया है तो मैं इसको यहाँ पे बंद करती हूँ, स्टॉप करती हूँ रिकॉर्डिंग को। आप लोग